तो हिंदी का समागम है और वंदे है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। और प्रेमचंद, हिंदी मतलब हमारे लिए प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने कहा है कि बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे। बहुत बढ़िया। ईमान की बात ना करोगे, तो हम थोड़े ईमान की भी बात करेंगे। आप अपने बच्चे को आप अपने पिताजी के पास पहुंचा दीजिए, हिंदी की समस्या खत्म हो जाएगी। जो ये 2 जनरेशन का गैप है, उस गैप में हम झूल रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिताजी वाली हिंदी चाहिए या बेटे वाली अंग्रेजी चाहिए। तो आप अपने बेटे को बस अपने पिताजी के पास पहुंचाइए, आपकी हिंदी की समस्या खत्म हो जाएगी। एक भरपूर अभिवादन ताली के साथ इस बात। मैं कई कार्यक्रम में जाता हूं, बात होती है हिंदी की, तो एक सज्जन बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको ग्राह्य हो। अब हमें से बैठे हुए कितने लोग ग्राह्य समझ रहे हैं, ग्रहण ना हो जाए। तो प्रश्न वही आके टिकता है कि हिंदी की भाषा ऐसी हो जो सबको समझ में आए। तो जब आप इसको ग्राह्य करने की कोशिश करते हैं, वो सहज ग्रहण की जगह ग्रहण हो जाता है। तो आप उसको सहज करने के लिए आप दूसरे भाषाओं का समावेश अपनी भाषा में तो करेंगे और करना चाहिए। और बात होती है अंग्रेजी की, मैं थोड़ा सा और इसको चीजों को अपडेट करता हूं। हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहले चौथी थी, स्पेनिश से हम अब ऊपर आ गए हैं। इसलिए ऊपर आ गए हैं कि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाती है, अंग्रेजी है जो दुनिया भर में बोली जाती है, मैंडरिन है जो चीन, ताइवान और मलेशिया, मंगोलिया जो भी इस जोन में बोली जाती है। लेकिन हम अगर तीसरी, जैसा कि राजेश भाई ने कहा कि 100 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उसमें से 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। तो हिंदी को डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। हिंदी न मर रही है, न हिंदी कहीं जा रही है, न हिंदी का कोई कुछ बिगड़ रहा है। हिंदी अपनी जगह है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किन किन शब्दों का अपने साथ इस्तेमाल करें और हम कैसे शब्दों का आविष्कार करें। अंग्रेजी क्या कर रही है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्या करती है, कैम्ब्रिज की डिक्शनरियां क्या कर रही है? वो कर रही है, वो धोती को, लाठी को, लूट को अपने डिक्शनरी में शामिल कर रही है और हम उस पर खुश हो जाते हैं। हम दूसरे भाषा के शब्दों को अपनी डिक्शनरी में आत्मसात करने से डर रहे हैं। हम वहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं। हमको कुछ भाषाएं, मैं नहीं कहता कि आप इंग्लिश कर दीजिए, लेकिन जिस टेलीविजन से हम लोग आते हैं, अगर 25 साल की मेरी टेलीविजन की पत्रकारिता रही है, हमारे 2 सीनियर सामने बैठे हैं, दीपक भाई गए, तो जो लोग भी जिन्होंने क्रिएट किया है, चाहे राजेश जी हो, दीवान साहब हो, और आज तक के उन दिनों हम इन लोगों ने किया था, हमें याद है कि एक स्टाइल बुक बनती थी कि इन शब्दों का इस्तेमाल करना है और इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब वो खत्म हो गया है। अब टेलीविजन में भी वो खत्म है। अब अखबार में भी आ गया है कि अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं। समस्या उससे नहीं है कि अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, समस्या ये है कि हम भाई को ब्रदर क्यों कह रहे हैं, कुर्सी को चेयर क्यों कह रहे हैं। बस इन शब्दों का इस्तेमाल अगर ठीक से करें, या तो आप ये समझ लीजिए कि उन शब्दों को ले लीजिए। वरिष्ठ कवि यहां अभी बैठे हैं जिन्होंने एक कविता पढ़ी थी। अब उनकी मैं कविता ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उनकी कविता की एक पंक्ति थी कि जिसमें आखिरी शब्द था एक चश्मे का नंबर। हिंदी की कविता चश्मे का नंबर, नंबर अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हमने उसको हिंदी में इस तरीके से पिरोया कि वो हमको अच्छा लग रहा है। तो हमको क्या करना है कि भाषा देखनी है कि भाषा क्या है, भाषा को कैसे विस्तार देना है।
तो जब आप भाषा के विस्तार पे काम करेंगे तो आप दूसरी भाषाओं की शब्दों को आत्मसात करेंगे, और जब ये आत्मसात की प्रवृत्ति और प्रकृति उस स्तर पे पहुंच जाएगी कि आपको खुशी होने लगेगी, आप समझिए कि आपकी भाषा बहुत विस्तृत तौर पे आगे बढ़ेगी। आपने कहा कि पिता के पास अपने बेटे को पहुंचा दीजिए, ये तो दीजिए हो गया, लेकिन बेटा पहुंचेगा कहां? जो स्वाभाविक प्रवृत्ति चल रही है, स्कूल जा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, उसे ट्यूशन भी जाना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, तो शैलेश जी ये बच्चा जाएगा? तो 1 महीने पहले शुरू हुई। मैं कुछ दिनों से अपने बेटे को नोटिस कर रहा था, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ता है। मैं उसको नोटिस कर रहा था कि वो जो ई की जो मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी, मेरे ख्याल से आप सभी लोग जो जिसके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं उससे आप परेशान होंगे, वो सही लगाता ही नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि संस्कृत और हिंदी, और जिस दिन मेरा बेटा अपने फर्स्ट टर्म के एग्जाम में लौट के आया, उसने बोला कि संस्कृत में उसे 29 नंबर और 27 नंबर से हिंदी में आए। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब सही डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। और या आउट ऑफ 30 मैं उसमें इतना अंदर चला गया कि आउट ऑफ 30 उसमें उसने संस्कृत में 29 और हिंदी में 27 नंबर है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे के घरों में देख रहे हैं, अंग्रेजी में भी देख रहे हैं, दूसरी भाषाओं में भी देख रहे हैं, ये गलत नहीं है। हमें हर भाषा को देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर पिछले 25 साल को उठाकर देखें तो हमने हिंदी पे बहुत काम किया, लेकिन हम उसको कमर्शियल नहीं कर पाए। मतलब आज की तारीख में भी हम उस जगह पर नहीं खड़े हैं जहां हम ये कह पाए कि मेरा बेटा हिंदी पढ़ेगा तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। और आज की तारीख में हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा नौकरी करे, भले नौकरियां कम हो रही हो देश में, लेकिन हर बार माँ बाप चाहता है कि नौकरी करे। तो मेरे हिसाब से हिंदी को हमें उस तरीके से, जैसे रंजन जी कह रहे हैं कि हमें उसके अपनी जिंदगी में तो लानी है, लेकिन उस तरीके से लानी है जैसे आप आने वाले वक्त में उसको ये भरोसा दे सके। क्योंकि आज से 20 साल के बाद मेरे ख्याल से हम लोग, हमारे दांत भी टूट जाएंगे उस वक्त में, इतने लोग होंगे जो इतने लोग नहीं भी होंगे, लेकिन उस बच्चे को क्या मैं भरोसा दे पा रहा हूँ कि बेटा तुम आज से 20 साल बाद एक अच्छी नौकरी करोगे। उसमें हमें उस हिंदी को उस जगह पर ले जाने की जरूरत है। वो कैसे हम ले जा सकते हैं कि जब तक से आप अपने यहाँ नौकरियों को नहीं बढ़ाएंगे, हिंदी में जैसे कुछ लोग कह रहे थे हिंदी में हमें एग्जाम्स भी होने चाहिए, परीक्षाएं उस तरह से होनी चाहिए जिसमें वो सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या हम उस लेवल को उसको ले जाके खड़ा कर रहे हैं जहाँ वो कम्पीट करेगा, दूसरे के सामने वो खड़ा होगा। उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। जैसे मैंने शुरुआत की, मुझे लगा कि हो सकता है मेरे बच्चे करेंगे, हो सकता है आपके बच्चे भी, आपके आस पड़ोस में भी आप देखिए, उन सबको सिखाइए, आप पढ़ाइए, और जो लोग सिखाएंगे तभी एक मुहिम कैसे बनती है, मुहिम हर घर से बनती है। कहते हैं भगत सिंह पैदा हुआ हर घर में, लेकिन ये नहीं कहता कि मेरे घर में पैदा हुआ, ठीक है, पड़ोसी के घर में पैदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगत सिंह को मेरे घर लाना है, तब जाकर हम किसी चीज को सक्सेसफुल लेकर जा पाएंगे। मैं ही बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारी बातें अंग्रेजी की बोल रहा हूँ, और अनुरंजन जी भी बहुत सारी बातें ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो हमारी जिंदगी में आत्मसात हो गई है। हमें उस लेवल तक इसको लेकर जाना होगा, तभी आप हिंदी को, हिंदी कहीं गई नहीं है, ये भी हमें मानना होगा। मैंने भी अपनी परीक्षाएं जितनी थी वो सारी हिंदी में थी। मुझे लगता है मैंने इग्नू से एक जमाने में हिंदी पत्रकारिता की थी, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की थी। मेरे टीचर ने मुझे फोन किया था, वो दिल्ली में, पटना का हूँ मैं, और दिल्ली से मुझे फोन किया था, तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम कोई एक्नॉलेज तो कर रहा है इस बात को। और मैं बिहारी हूँ, तो बिहारियों को जानते होंगे, हिंदी के अलावा कुछ होता ही नहीं है हमारी जिंदगी में। तो भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं मीडिया में। मैं जूनियर लेवल से सीनियर लेवल का पोस्ट तक गया, और मैंने स्वेच्छा से अभी थोड़े दिनों के लिए काम करना छोड़ दिया है, बिकॉज मैं कुछ नया गेन करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी। बट मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम सबको भगत सिंह जरूर पैदा करना है, अपने घर में करना है, अपने घर से शुरुआत की। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक से मतलब सेमिनार्स तो होते रहते हैं, और 14 सितंबर भी मनाया जाता रहेगा, बड़े बड़े लोग ट्वीट भी करेंगे उसके ऊपर, और तालियां भी बजेगी। आई एम सॉरी टू से, प्रधानमंत्री से लेकर एक एक बंदा जो है वो ट्वीट करेगा और हिंदी दिवस बहुत अच्छे से मनाइएगा, लेकिन बाकी 364 दिन हमें मनाने की जरूरत है, हिंदी दिवस की जरूरत नहीं है। मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करती हूँ। मैं भी हिंदी के आचार्य के घर पैदा हुई, उस वातावरण में पली बड़ी, और कभी राजदेव टाटन जी के घर की बहन के घर में शादी होकर, तो हिंदी का जो उत्थान आंखें खोलने से लेकर मैंने देखा, और हिंदी का जो लगाव
मैंने देखा भदौरिया जी हम आप वहाँ के हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, अब भूल है, कैसे हाल चाल है, क्या है। ये शब्दों का उच्चारण हमारे घरों से गायब होने लगा। बीच में कुछ ऐसा कहना चाहिए कि रिक्तता आनी शुरू हुई कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार शुरू हुई, वहीं से ये सारी समस्याएं पैदा हुई। शायद अभिनंदन जी आपका यही उद्देश्य था। बिल्कुल। और उस गैप में हमने अपने परिवार को स्वयं तक सीमित कर लिया। जब माँ अम्मा मम्मा हो गई, पिताजी पापा वो डैड हो गए, तो हिंदी कहाँ जा रही है हम सोच सकते हैं। हमने अपनी बोलचाल की भाषा में, हमने अपने घरों में बच्चों को गुड मॉर्निंग तो सिखाया, लेकिन सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करना नहीं सिखाया। जब हम गुड मॉर्निंग से अपने बच्चों के सामने शुरुआत करेंगे और अपनी बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है और अपनी जो मातृभाषा है, मेरा अभिप्राय ब्रज की भाषा से है, हम सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है, सभी समाज के लोग यहाँ बैठे होंगे, सबकी अपनी भाषा है, हम उस भाषा को भूलते जा रहे हैं। हम खुद अपने आप को अंग्रेजियत की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम किसी और को दोष क्यों दें? जो परिवर्तन करना है वो हमें अपने में स्वयं में परिवर्तन करना है। हम जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम किसी और को द्वेष देना हम छोड़ दें। क्योंकि लानत देना तो बहुत आसान है, लेकिन उस बीच में से रास्ता निकालना बहुत मुश्किल है। एक बात आपने कही थी मैडम, और शायद राय साहब ने कही थी या आपने बात कही थी कि बहुत सारी नदी में बहुत सारी धाराएं जाकर मिलती हैं तब एक बहुत विशाल नदी बनती है। तो ऐसे ही हिंदी है, बहुत सारी मातृभाषाएं हैं जो मिलकर जाकर हिंदी पर ही टिकती है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये नहीं कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत लर्नेड पर्सन है, बहुत पढ़ा लिखा है, नहीं, जो हिंदी बोल रहा है उसके हमें गर्व से उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारे गर्व का विषय है। जैसे हम हिंदी और अंग्रेजी की जो बातें करते हैं कि कंपेयर करते हैं, तो अंग्रेजी का जो पैमाना होता था नापने का वो इस लेवल पे है, इस लेवल पे, और हिंदी यहाँ से लेकर वहां तक। तो इसलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि हिंदी हमारे पास से गायब हो गई है, हो रही है। बस उसको पहचानने की जरूरत है, वो हम सबके अंदर में है और हमारे बच्चों के अंदर में भी है। बस उसको गुड मॉर्निंग से सुप्रभात तक लेकर जाना है। जिस दिन वो सुप्रभात होगा उस दिन 3 तरह के वर्ड नहीं बोलने हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट भी नहीं बोलने, तो एक बार में काम हो जाएगा। आ जाएगा। एक बात मैं दिनेश उसमें और ऐड करूंगा। जैसे अभी मैं इन दिनों ब्रिटेन में हूँ, तो वहाँ पर एक फाउंडेशन शुरू करना था। तो जो मेरे ब्रिटिश फ्रेंड्स हैं, जो इंडियन हैं, ब्रिटिश हैं या ब्रिटिशर्स हैं, तो जब बात शुरू हुई कि गांधी भी कुछ काम करना है, चूँकि कुछ गांधी पे मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो फाउंडेशन का नाम रखना था। तो बहुत सारे नाम आए, इंडिया ब्रिटेन गांधी फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन। मैंने कहा नहीं, गांधी कथा फाउंडेशन। तो एक शब्द हमने कथा हिंदी का उसमें लगा दिया। तो अब मेरे जितने ब्रिटिश फ्रेंड्स हैं सब कहते हैं गांधी कथा फाउंडेशन। तो अब सबको मालूम है। तो हमारी कोशिश बस यही है कि हम क्या क्या अपने इनपुट्स कहाँ कहाँ दे सकते हैं, जिससे हम उन शब्दों को कर सकते हैं और फिर वो आगे बढ़ेगा। और नए शब्दों का इजाद भी होते रहना चाहिए। मैंने अपना करियर अखबार से शुरू किया, जनसत्ता से। तो मैं स्ट्रिंगर था वहाँ, तो वहाँ पर जो हमारे संस्थापक संपादक थे प्रभाष जी, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, तो प्रभाष जी कुछ शब्द गढ़ते थे। जैसे क्रिकेट के बॉलर के लिए वो गोलंदाज कहते थे, वो गेंदबाज नहीं लिखते थे। तो आपको शब्द गढ़ने पड़ेंगे, दूसरे भाषाओं के शब्दों को लेना पड़ेगा, फिर बाकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और मैं दीक्षित दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बात को बीच में उतने ही दखल के साथ रखा जितनी दीदी बंगाल वाली रखती हैं। बहुत बढ़िया।
तो अब मैं मैम की प्रेरणा से आचार्य लवकुश मिश्रा जी भी हमारे बीच हैं। आचार्य जी नहीं, अब कहते हैं ना कि जब बड़े बैठे हो तो हम तो ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, और मैं तो वैसे भी जात से ब्राह्मण हूं, तो मैं तो लेने के लिए बैठा हूं। तो ज्ञान मिले ज्ञान, शब्द मिले शब्द। तो आचार्य जी, तो अभी मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, दधीची परंपरा का निर्वहन करूंगा। आचार्य जी, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, और सबसे सफलता इस बात की है कि जो श्रोता है वो बड़े तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। मेरे मन में कई सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं। देखिए, पवन आगरी जी की कविता का पाठ आपको आखिर में ही मिलेगा, क्योंकि मीठा जो होता है वो आखिर में ही होता है, तो इसलिए आपको टिके तो रहना पड़ेगा। हमारा टिकाऊ यही है, हमारा फेविकोल यही है, इसलिए यही चिपके रहेंगे। तो आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हम कई तरह की बातें कर रहे हैं, हमने पीढ़ियों की बात की, क्या आपको वाकई लगता है कि इस देश को या इस समाज को, या दीक्षित दीदी ने एक बात उठाई, ये एकल परिवार हो रहे हैं या बाजार की बात है, क्या वाकई हमें हिंदी की जरूरत है भी, या बिना हिंदी के भी हमारा काम चल जाएगा? देखिए, हिंदी एक भाषा नहीं है। भाषा कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप के लिए हो सकती है। हिंदी हमारी एक स्वाभिमान और संस्कृति का संवाहक है। अगर हम जब तक इसको अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तब तक शायद सही जो दिशा में प्रयास करने चाहिए वो प्रयास नहीं, सार्थक नहीं होगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि मैं केवल, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यह देश एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो जब राष्ट्र पुरुष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी एक अपनी संस्कृति होती है और उसके विभिन्न आयाम होते हैं। संस्कृति भी एक आयाम है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, मानव संरचना, अगर आप देखिए कि अगर एक हाथ काट दिया जाए तो पर्याप्त नहीं है। संपूर्णता तभी आएगी जब सारे शरीर के अंग काम करें, सारे आयाम उसके डायमेंशंस उसको करें। तो मैं देखता हूं कि समृद्धि भी कहीं न कहीं, प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं, हिंदी से ही आएगी। हिंदी में ही स्वाभिमान है, और इससे हमने बहुत कुछ खोया है। चाहे हमारे वेशभूषा हो, चाहे भाषा हो, भाषा एक आयाम है, वेशभूषा, खान पान सारे हमारे संस्कृति के अंग है। और इनके जो हमने माने इनको खोया, जो हमारे अंदर एक हीन भावना आई, उसका परिणाम ये हुआ कि देश जितनी तेजी से विकास करना चाहिए वो नहीं किया। मैं टूरिज्म का विद्यार्थी हूँ। एक हम सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, जब भी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो जो दरबान होता है वो भारतीय वेशभूषा में होता है। मुझे अगर आप देखिए उसके हाइट और अंदर जो लोग होते हैं वो कोट पैंट टाई में होते हैं। ये एक उदाहरण सिर्फ केवल वेशभूषा का नहीं है, प्रतीक मात्र, ये प्रतीक है कि हम दरबान होने ही लायक हैं, और जो अंदर बैठे हैं वो एलिट क्लास के लोग हैं। तो ये क्या है, एक भावना है, वहीं से हमारे अंदर इंफीरियरिटी भर दी जाती है। दूसरा, मैं एक कोई शिक्षक को मैं जानता हूँ, कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। मेरे यहाँ विश्वविद्यालय में एक गरीब सफाई कर्मी था, उसके बच्चियां थी, 4 बच्चियां थी। तो उनका विश्वविद्यालय का मॉडल स्कूल में करता हूँ। बोलो नहीं साहब, हमारे पास उधर कॉन्वेंट में वो हो गया है, एडमिशन हो गया है। माने आप पैसे हमें दे दो, हम उसको सहायता किए हम लोग मिल करके, लेकिन उसके मन का भाव बता रहे, उस खुद सफाई कर्मी है, लेकिन विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहता। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम को हमने गौरवान्वित नहीं किया, गौरव की भाषा नहीं बनाई। इसका ये दुष्परिणाम है। आज भी एक सिंह साहब है, मेरी बात से सहमत होंगे, हम सभी लोग देखते हैं कि जब सेंटर लिख देते हैं विद जो प्राइमरी स्कूल है, इसमें अंग्रेजी नाम देने पे एडमिशन बढ़ जाते हैं, हिंदी मीडियम का नाम देने पे नहीं होते। हिंदी मीडियम में एडमिशन नहीं हो रहा, जबकि सरकार उन पे 60,000 70,000 रुपए तनख्वाह दे रही है सैलरी। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। 1 लाख मिल रहा है मास्टर को, 1 लाख। हाँ, पढ़ाता नहीं है, उसके बाद भी हिंदी में और पढ़ाता नहीं है, फिर भी स्कूल को 10,000 15,000 20,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये क्या है? ये माने हम हिंदी को मान लिए कि क्वालिटी नहीं है। एक आत्म स्वाभिमान, ये जो आत्माभिमान है, उसको हमें आगे ले जाना होगा। दूसरा, इसी से समृद्धि को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर आज की तारीख में
अगर आप कहें कि वेद पढ़िए पुराण पढ़िए या इनको वेद पुराण के मैं मैनेजमेंट का हूँ उनको वो करिए तो शायद वो नहीं है। लेकिन जिस दिन सारे कारपोरेट वाले चाह लें कि हम उसी को नौकरी में प्रायोरिटी देंगे जो वेद पुराण को वो करता होगा, तो देखिए कल को वेद पुराण पढ़ने वालों के लाइन लग जाएगी। तो ये हमारी संस्कृति और स्वाभिमान से हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। केवल ट्वीट करना ये सारी चीजें एक वो है। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर कर रहा हूँ। हम एक इन्वाइटेड टॉक के लिए बुलाए 5 अलग अलग देशों के प्रोफेसर आए। उन्होंने हमारे यहाँ लेक्चर दिया। उनको मैंने होटल कलाक्षराज में ठहराया था। एक दिन मैंने शिक्षक होने के नाते सोशल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि ये देखना जरूरी होता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वही दुनिया भी सोच रही है। तो इस नाते से हमने एक छोटा सा प्रयोग किया कि उनको मैंने अपने ऑफिस में भोजन के लिए तहरी के लिए सोचा और अपने जो हमारे साथी थे उनसे कहा कि कल हम लोग 3 दिन का लेक्चर था कि हम लोग तहरी खाएंगे। हमारे साथियों का जो स्टेटमेंट था, मिश्रा जी क्यों यूनिवर्सिटी की बेइज्जती करा रहे हैं, हम लोग पैसे शेयर कर लेंगे। वो क्या कहेंगे, हम लोग आप प्लीज ऐसा मत करिए। हमने कहा आप लोग मेरे साथ खाने के लिए तैयार हैं? बोले हाँ। उस समय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने घर से तहरी मंगवाया, बाकायदे पापड़ अचार सारी कुछ, और उनको उसके पहले मैंने डेमो दिया। मैंने उनको कन्विंस किया कि दिस इज इंडियन फूड व्हिच यूज्ड टू टेक बाय द प्राइम मिनिस्टर। अंग्रेजी में नीदरलैंड वगैरह के थे, और उनको इट इज फुल ऑफ कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन, ऑल दीस थिंग्स। क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सारी सब्जियां पड़ती हैं तो मार्केटिंग कर रहे थे आप उसकी बढ़िया मार्केटिंग कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और खूब खुश होकर के गए। बल्कि हमारे जो साथी थे वो पूरे भोजन के दौरान उनके चेहरे उतरे हुए थे, और जो बाहरी थे उनके चेहरे अच्छे थे। जब 4-5 दिन बाद में गया क्लार्क में हिसाब करने के लिए, तो मिश्रा जी वो कौन सा फफूंद आपने लगा था प्राइम मिनिस्टर फूड का? क्या हुआ? बोले वो मेनू में कहते नहीं वी वांट प्राइम मिनिस्टर फूड, प्राइम मिनिस्टर। तो हमने फिर उसको लिंक किया और उनको समझाया। इसका मतलब हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है। और हीन भावना एक भाषा एक आयाम है, हमारे वेशभूषा, हमारे खान पान, और जब हम इन सब चीजों से उभरेंगे तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्ति मुझे याद आ गई, गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों का अंदाज बदल, सिमटी बाहों का खोल गरुड़, तो उड़ने का अंदाज बदल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। अंदाज तो मैंने देखा पिछले दिनों किसान आंदोलन के दौरान गरिमा का एक वीडियो इनका बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था। हाँ। एक बड़े किसान नेता की इन्होंने देसी भाषा में ताल ठोकी थी। गरिमा, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा जब आप उनके साथ बातचीत कर रही थी, हिंदी के आप पत्रकार हैं, और बीच में जैसे ही आपने उसमें अपनी बोली का तड़का लगाया, जैसे भी दीक्षित दीदी भी कह रही थी, सर भी कह रहे थे कि जब हम अपनी भाषा में अपनी बोली का तड़का लगाते हैं, क्या आपको लगता है वो ज्यादा प्रभावी हो जाती है? निसंदेह, क्योंकि वहां से हमारी जड़ें जुड़ी हैं, और जिस वृक्ष की जड़ें जितनी फैली हुई होती है वो वृक्ष उतना ही बड़ा, उतना ही मजबूत और उतना ही छायादार होता है, उतना ही फलदार होता है। तो निसंदेह इसमें तो कोई संशय और कोई दुविधा की बात ही नहीं है कि जब हम अपनी भाषा में, अपनी बोली में संवाद करते हैं तो उस संवाद की तान जरा दूर तक सुनाई देती है। इसमें कोई संदेह मुझे भी कभी नहीं रहा। हालांकि ये पहला मौका था जब मैंने अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा को, क्योंकि टीवी में तो मैं लगभग 16 साल से 17 साल से काम कर रही हूँ, और टीवी ने मुझे जो भाषा सिखाई वो बिल्कुल अलहदा भाषा सिखाई। लेकिन इसमें ये पहला मौका था मेरे लिए भी जब मैंने अपनी देहाती भाषा को, अपनी देहाती जबान को, क्योंकि राकेश टिकैत मेरे ही गांव के बदल के, जब मैंने पहली बार ऐसा किया टीवी पर, तो मैं खुद बहुत आशावान नहीं थी, खुद बहुत आशावादी नहीं थी, और मुझे सच में समझ में ही नहीं आया था शुरुआती 5-7 मिनट तो कि मैं कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगी टीवी पर। आंदोलन होगा हाँ, तो कर लो भाई, के जो खोया कर लो। तो राकेश टिकैत से मैंने कहा कि आप सियासत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें राजनीति नहीं करनी। तो मैंने उनसे कहा नहीं करी, चौकी करी, 2 बार करी।
तुमने हल्ला कर रखा, जिता दिए तो तुम तो दो बार खड़े हुए, तुम क्यों नहीं जीत गए? हाँ, जनता ने हमें तो ये बेसिकली ये निश्चित तौर पर निसंदेह। और हम क्योंकि संवाद बढ़ रहा है आगे और हिंदी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे पहले 2 सत्रों में एक बात निकल कर आई जिसमें कहा गया कि हिंदी संस्कार की भाषा है और अंग्रेजी व्यापार की भाषा है। और संस्कारशाला क्या है? संस्कारशाला आपका घर है, उसमें भी प्रथम गुरु कौन है? आपकी माँ आपकी प्रथम गुरु है। तो भले ही हम आजादी के 75 बरस बाद ये चर्चा कर रहे हैं, भले ही 21वीं और 22वीं सदी में ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एकल इकाई के तौर पर अगर माँ ये जानती है कि हिंदी का प्रभाव उसके जीवन को कैसे सार्थक बना सकता है उसकी संतान के, तो मुझे लगता है ये बहुत दूरगामी परिणाम देगा। और ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहीं बैठे बैठे जब मुझे आमंत्रित किया दिनेश ने, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मैं तो बोल चुकी हूँ जितना सोचा था, उससे ज्यादा था नहीं। लेकिन यहीं बैठे बैठे ख्याल आया, मेरा एक बेटा है जो कि 11 साल का होने जा रहा है नवंबर में, तो लगभग 8 साल उसके दादा दादी मेरे साथ रहे क्योंकि मैं नौकरी करती थी। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैंने उस बच्चे को पाला, लेकिन मैंने कुछ बस वो किया जो मेरे पिताजी मुझसे कराया करते थे और मेरी माँ मुझसे कराती थी। सुबह में जब अशांक उठता था तो मैं उससे कहती थी, मैं सबसे पहले आपको धरती पर पांव रखने से पहले आपको प्रणाम करना है और आपको एक मंत्र बोलना है। और वो मंत्र क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम। और ये मंत्र मेरा बच्चा 1 साल की उम्र से बोल रहा है। वो सब संग्रहित है मेरे फोन में। मेरे बच्चे ने आशुतोष राणा की तमाम, जो भी आशुतोष राणा या कुमार विश्वास, हिंदी में जो भी उनकी चीजें फलक पर, देश के फलक पर प्रचारित होती हैं, मेरा बच्चा उतनी ही शुद्धता के साथ बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमानाष्टक का 1 साल की उम्र से पाठ कर रहा है। हाल ही में हुआ क्या कि मेरा बीच में मैंने आईफोन इस्तेमाल करना बंद किया और मैं दूसरे फोन्स पर चली गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा कि तुम आईफोन इस्तेमाल करने लायक नहीं हो, क्योंकि मैं पानी में गिरा देती थी फोन, और कई दफा तो ऐसा होता था कि बहुत बुरी स्थिति बनाए। तो 4 साल तक मैंने आईफोन इस्तेमाल नहीं किया। इस दफा जब आईफोन खरीदा तो पिछला पूरा डेटा आ गया, और जब आ गया तो मेरे बच्चे के वो तमाम वीडियो, ऑडियो मैसेजेस जो मैंने कभी रिकॉर्ड करके अपने पति को भेजे थे, वो सब आ गए। तो मेरा बच्चा 1.25 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र में बजरंग बाण का पूरा पाठ करता था। वो बोलता था, उस समय विकाज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। तो ये मुझे लगता है, इसी पर बस समाप्त करती हूँ, एकल इकाई के तौर पर अगर माता पिता भी ये समझ ले कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। दूसरी बस एक और बात कहना चाहती हूँ, हीन भावना कहाँ से आती है? हीन भावना विश्वास की कमी से आती है, और जब आप विश्वास से ओतप्रोत होते हैं तो आप समाज के निचले से निचले तबके में भी अगर हैं तो कभी संकोच नहीं होगा कि सिर उठाकर वो कह पाए जिसमें विश्वास रखते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने बताया कि मैं कहां से आती हूँ, मैं उस गांव से आती हूँ जहां पे बिजली देखना बल्ब में जलती हुई हम लोगों के लिए उत्सव होता था। लेकिन मैं 17 साल से इस मीडिया इंडस्ट्री में हूँ। शुरू में लगता था शायद नहीं कर पाऊंगी, बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। धीमे धीमे ही सही, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, पर निरंतर। और मुझे लगता है निरंतरता एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है निरंतरता शायद पहली शर्त है सफलता की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं करती हूँ, और हमारे यहाँ पे जैसे बातचीत हुई, अशांक से कभी मिलेंगे तो कभी लगेगा नहीं कि लोग मुझे कहते भी हैं, जब उसको कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो लोग कहते हैं कि न्यूज एंकर का बेटा है। तो मुझे पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन हाँ, एकल इकाई के तौर पर माँ और पिता दोनों की महती भूमिका है। बस ये बिल्कुल बिल्कुल गरिमा। और लेकिन आपने जी दीदी अभी ओपन सेशन नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत लोग मुझे घूर रहे पीछे से, इसलिए अभी सेशन को नहीं, अभी ओपन नहीं रखते हैं। नहीं जी जी बताए आपने ये अपने विचारों में रखा जी। माइक दो, माइक। अपने बच्चे को काफी समय बेटा। तक अपने उसके बाबा और दादी के पास छोड़ा जी, तो वही तो संस्कार उसको वहाँ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। और मेरी
कि मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मैं इससे जॉब में एकल हो पाई ना, उससे पहले तो आप संयुक्त थी। बिल्कुल तो संयुक्त परिवार में जो चीजें उसने सीखी है जी, वो अध्ययन कहीं नहीं जाए। निश्चित तौर पर। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी यहाँ से, अगर वो सुन रहे हैं और मेरी भावनाएं और मेरी संवेदनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, कि मुझे सास ससुर के तौर पर, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे, मैं जब 10वीं में थी तो मेरी माँ गुजरी, उनका एक्सीडेंट हुआ, कोमा में रही 9.5 महीने और वो गुजरी। फिर 2 साल बाद मेरे पिताजी गुजरे। तो मेरा एक अलग संघर्ष रहा। लेकिन सास ससुर के तौर पर मुझे तो प्राणी मिले, उनके साथ रहते हुए मुझे कभी नहीं लगा कि मैं मेरे माता पिता के साथ नहीं हूं। मैं 12 बजे भी आती थी तो मेरी माँ मुझसे पूछती थी खाना खाएगी, और मैं कहती थी कि नहीं, लेकिन वो फिर भी कहती थी नहीं खाया होगा। तो 12 बजे भी 3 रोटी बनाकर वो मेरी प्लेट में रख दिया करती थी। शी इज लाइक दैट। तो मुझे कभी नहीं खला कि मेरे माता पिता नहीं है। भाषा से संघर्ष का जो संबल आपको मिला है, उसे ध्यान में रखते हुए मुझे कुंवर बेचैन की 2 पंक्तियां याद आ गई हैं कि हो के मायूस न यूं सांझ से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं सांझ से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, बहुत बढ़िया। एक ही ठौर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही ठौर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। हिंदी के लिए बहुत कुछ करें। हिंदी कितनी अच्छी है, क्या बड़ा संसार में उसका क्या है, बाहर किस तरह से अप्रिशिएट की जाती है, वो सब बातें थी। दादा दादी की बात की गई, प्रैक्टिकल बात है कि कमी होती चली जा रही है। किस तरह से न्यूक्लियर फैमिली चल रही है सबको मालूम। अब सवाल सिर्फ आता है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी शुभकामनाओं से एक बहुत बड़ी एसोसिएशन और प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा का अध्यक्ष भी हूँ। परेशानी ये है कि हम लोग इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो हिंदी को किस तरह से अपनाए। इस बात पे कोई भी विचार नहीं कर रहा है, शायद बुरा लगे। यहाँ मीडिया में इतने इतने ऊंचे से लोग हैं, क्या कभी आपने इस परिचर्या करी कि गवर्नमेंट हिंदी को जो आने वाली जनरेशन है उस पर क्या कर रही है? क्या हमारे सीबीएसई या आईसीएसई स्कूल्स में किस तरह से हिंदी को पढ़ाया जा रहा है, कितनी उस पर तवज्जो दी जा रही है, कितनी, यानी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। 11th और 12th में अगर आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, तो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। मीडियम इंग्लिश है। अभी अब लवकुश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरे यहाँ का वो चपरासी आया, बोले साहब मुझे पैसे दे दीजिए क्योंकि मेरा अंग्रेजी स्कूल में मेरे बच्चों का हो गया। ये माइंड सेट कैसे दूर होगा? क्या हमारे शिक्षक हिंदी में पढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या वो लोग हिंदी में पढ़ा सकते हैं? डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता ने पता नहीं क्या रीजन था, मतलब मैं तो एक दफे से कहूंगा क्योंकि बहुत करीब से जानता हूँ कि कैसे इनके दिमाग में ये फितूर आया कि मैं हिंदी में जो है वो एमडी करूं और इस तरह की बातें करूं। उसके बाद कितने लोगों ने की? क्यों नहीं हम मीडिया इस बात को लाए कि भाई नहीं, विकल्प दोनों होने चाहिए। इंग्लिश में भी जो है वो एग्जाम से परीक्षा होनी चाहिए और हिंदी में भी होनी चाहिए। क्यों नहीं हम हिंदी में जो परीक्षा दें उन बच्चों को किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित करें? क्यों ना हम पहले अपने टीचर्स को तैयार करें, अपने शिक्षकों को तैयार करें कि वो हिंदी में पढ़ाएं? तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो मीडिया क्योंकि कितना सशक्त है ये सब आपको मालूम है। मैं ये चाहूंगा कि भाई आप लोग इस बात में बढ़िए आगे, और क्या कहते हैं किस तरह से ये चेंज हो, ये आप लोगों को बैठाना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर को बैठाना पड़ेगा, सीबीएसई के चेयरमैन को बैठाना पड़ेगा, उनसे ये बात तय करानी पड़ेगी कि किसी तरह से कम हम उस प्रयास में तो बढ़े। ये ऑल ऑफ ए सडन ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, हम लोग उस प्रयास में तो बढ़े।
और ये कहना बेकार है कि साहब IIM के बच्चे हिंदी में अगर नहीं होंगे, कैसे डॉक्टर साहब MD बन गए और कैसे जो है वो आज सबसे बड़े रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये कैसे बन गए? और क्या कोई इनकी जो भी ये रिपोर्ट देते हैं, क्या वो उसमें जरा सी भी कोई त्रुटि है या उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है? इसके साथ बहुत अच्छा सेशन है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे इतना प्रबुद्ध समाज बैठा है, दीदी बैठी हुई हैं, सब जगह सबकी वॉइस है, इस पे थोड़ा सा काम करिए और शुरुआत करा दीजिए एक दफे कि नई स्कूलों में हिंदी भी उतना ही उसको मान्यता दी जाए जितनी की। कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें मौका मिला अटल जी के साथ एक संवाद कार्यक्रम में जुड़ने का। ऐसे ही जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग प्रश्न करना चाहते हैं, मैं बड़ा दुस्साहसी सा था उन दिनों, NDA CDS की तैयारी कर रहा था, तो मैंने अटल जी से पूछा कि अटल जी कभी आपने कोई सपना देखा है, और अगर वो सपना टूट गया तो क्या हुआ? तो इसके बाद जो जवाब अटल जी ने दिया वो आज आप अपने घर लेके जाइए। जब मैं अटल जी से सवाल कर रहा था तो उनकी भाव भंगिमा किस तरह की थी, तो उन्होंने सवाल सुना तो यूं आंखें खोली, बोले मैंने सवाल पूछा था क्या आपका कोई सपना कभी टूटा है, और सपना टूटा तो क्या हुआ? तो अटल जी ने कहा सपनों की कतार लगा दो, देखें तो सही कितने टूटते। मुझे मालूम है, मैं वैसे भी आप पर कोई बौद्धिक अत्याचार वो नहीं करूंगा। उन्होंने बात की, लेकिन सर मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में आज तक इंग्लिश का एक भी वर्ड यूज नहीं किया। इंग्लिश का नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने कॉन्वेंट कल्चर की बात की। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चली? बोला अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम। ये स्थितियां आई हैं। लेकिन साहब मैं हिंदी का कवि हूं, और ये मैंने BSc करने के बाद आगरा कॉलेज से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद BSc आपने फिर इंग्लिश बोल दी जी, मैंने आगरा कॉलेज से करने के बाद उसमें मैंने सैन्यों से MA हिंदी साहित्य से इसलिए की कि मैं हिंदी के कवियों को पढ़ सकूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि जो सपना मैंने हिंदी के बल पर देखा, मैं आदरणीय सोम जी, आदरणीय नीरज जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और दुनिया के जो बड़े लोकप्रिय 2 सितारे हैं, चाहे वो कुमार विश्वास जी हो, चाहे शैलेश लोढ़ा जी हो, मैं उनके साथ विदेश यात्राओं तक पर मैं गया। तो मुझे लगता है कि हिंदी को सबसे ज्यादा जो समृद्ध कर रही है वो हमारी कवि सम्मेलनीय संस्था कर रही है, जो सीधे सीधे संवाद करती है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है। तो मेरा तो यही मानना है। और रही बात ये कि जहां तक बहुत सारे लोगों ने भी कहा, अनुरंजन जी ने भी कहा कि हमें जो बाहर के जो शब्द हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए। मैं एक बात मानता हूं कि हिंदी को सर्वाधिक लोकप्रिय हमारे फिल्मी गीतों ने किया। केवल 2 गीतकार ऐसे जरूर रहे मेरी नजर में, इंदिवर जी और शैलेंद्र जी, कि जिन्होंने सिर्फ हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया अपने गीतों में। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे जितने भी फिल्म गीतकार हुए उन्होंने उर्दू के कुछ शब्द लिए। अब जैसे मोहब्बत है, जैसे इश्क है, जुनून है, ख्वाब है, ये शब्द उर्दू के हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो गीत जितने ज्यादा लोकप्रिय हुए वो फलक पर, तो मुझे लगता है कि जब हम उन शब्दों को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब स्कूल शब्द है, यदि हम उसको कविता में, रचना में, विद्यालय बोलेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। यदि स्कूल भी आ रहा है, अंग्रेजी के शब्द भी आ रहे हैं, तो उन शब्दों का हमें स्वागत करना चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि जो हिंदी के हमारा शब्दकोश और ज्यादा समृद्ध होगा। मैं आपकी सब जो मंच के जो लोगों ने बात कही है, और एक बात और कहना चाहूँ, क्योंकि मैं गरिमा जी की बहुत सारी टीवी डिबेट्स को मैं सुनता हूँ। मेरे पास टाइम्स नाउ से, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, मैंने 55 लाइव डिबेट टाइम्स नाउ पर की, और वो भी सिर्फ हिंदी में की, जबकि वहां अंग्रेजी के वक्ताओं को बुलाया जाता है। नाविका जी का कहना था कि आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे अंग्रेजी अच्छी नहीं आती। मैंने कहा कि चूंकि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूं वहां के लोग हिंदी ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं। लेकिन आप विश्वास करिए कि मैंने सिर्फ हिंदी में बोला, और मतलब मैं उनका पसंदीदा
चाहे नाविका जी हो, पद्मजा जी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी के बल पर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और मैं हिंदी के प्रति बहुत ज्यादा आशान्वित हूं। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी हिंदी के रूप में जो स्वप्न देखा और यदि उन्होंने वो सपने देखे हैं तो वो पूरे हो रहे हैं और होंगे, और इसका कोई भी बात नहीं। तो इसी के साथ मैं अब आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंच पर आए। मैं आदरणीय डॉक्टर रेणुका जी को बुलाना चाहूँगा। सर थोड़ा सा आगे आइए जरा, थोड़ा सा। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो गड़बड़ ये हो गया, कैमरे की जूम की नहीं है वो, ये लाइट उनके फेस पे पड़ गई है और वो बेकार लगता है। हाँ जी, जो लगातार 4 घंटे से यार ये स्टूडियो है, इसमें अपने हिंदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से देश की ये राष्ट्रभाषा बने और आगरा से ये संदेश पीएमओ तक कैसे पहुंचे और राजभाषा से सरकार की भाषा ये बने और हिंदी की अंग्रेजी के अनुवाद